Hi, I am Ansoya and welcome to my channel Nursing with Ansoya. In this channel, I share some helpful tips and education content for nursing professional. And today we will be discuss about the polyhydramnios. So let's get started. First of all, definition excessive accumulation of amniotic fluid during the pregnancy. Oligohydramnios one type of the fluid disease condition. इसमें क्या होता है जो amniotic fluid है वो बढ़ जाता है और इसकी वजह से डिजीज कंडीशन प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सम कॉम्प्लिकेशन की वजह से तो पोलिगोहाइड्रोएमनियोस मीन्स एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द एमनोटिक फ्लूइड जो एमनोटिक सैक है उसमें एमनोटिक फ्लूइड का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा नॉर्मल से कैसे हम डायग्नोस करेंगे एमनोटिक फ्लूइड है वो एमनोटिक सेक में बढ़ गया है तो उसकी दो टेस्ट यहाँ पे मैंने दी हुई है AFI और STP एमनोटिक फ्लूइड इंडेक्स एंड सिंगल डिपेस्ट पॉकेट ये दो टेस्ट के द्वारा हम जान सकते हैं कि एमनोटिक फ्लूइड की जो वॉल्यूम है वो क्या कैसी है नॉर्मल है और ज़्यादा है एमनोटिक फ्लूइड इंडेक्स में क्या होता है अगर आपको देखने को मिलता है मोर देन 25 सेंटीमीटर इट्स कॉल्ड अ डायग्नोसिस ऑफ द पोलीहाइड्रोएमनियोस एंड सिंगल डिपेस्ट पॉकेट में आपको मोर देन 8 सेंटीमीटर देखने को मिलता है तो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं एमनोटिक फ्लूइड में डिफॉर्मिटी है और डायग्नोस कर सकते हैं पोलीहाइड्रोएमनियोस कैसे हम चेक करेंगे AFI के द्वारा और कैसे हम चेक करेंगे SDP के द्वारा तो फर्स्ट ऑफ ऑल AFI में क्या है कि जो ब्लैडर जो यूट्रस है उसको 4 क्वार्टर में डिवाइडेड करना होता है और अगर उसका जो मेजरमेंट है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा आता है तो डायग्नोस मदर पोलीहाइड्रोएमनियोस और जो SDP है उसमें क्या है एक सिंगल यूट्रस में एंटीरियर टू पोस्टीरियर क्या करना होता है चेक करना होता है कि उसका कितना सेंटीमीटर है और ये एंटीरियर पोस्टीरियर जो सेंटीमीटर है वो मोर देन 8 सेंटीमीटर आता है तो इसका मतलब ये है मदर डायग्नोस पोलीहाइड्रोएमनियोस तो ये दो डिफरेंसेस है बिटवीन द AFI एंड SDP नेक्स्ट यहाँ पे मैंने टाइप मेंशन किए हुए हैं पोलीहाइड्रोएमनियोस के मेन 3 टाइप है माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर माइल्ड में कितना अमाउंट कितना वो मेजरमेंट होता है 25 to 30 सेंटीमीटर एंड मॉडरेट में 30 to 35 सेंटीमीटर देखने को मिलता है और सीवियर में मोर देन 35 सेंटीमीटर ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो पोलीहाइड्रोएमनियोस है वो माइल्ड है मॉडरेट है और सीवियर है माइल्ड में कितना दिखने को मिलता है 25 to 30 सेंटीमीटर मॉडरेट में 30 to 35 सेंटीमीटर एंड सीवियर में मोर देन 35 सेंटीमीटर ये 3 टाइप है इम्पोर्टेंट है एग्जाम में भी पूछ सकते हैं ठीक है नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे इटियोलॉजी इटियोलॉजी मैंने दो अलग अलग तरह से लिखी है कि मैटरनल कोज और फीटल कोज मैटरनल में कौन कौन से कोज की वजह से पोलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन हो सकती है और फीटस के कौन कौन से कोज है जिसकी वजह से पोलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हो सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे मैटरनल कोज तो उसमें है डायबिटीज मलाइटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर का जो शुगर बढ़ जाता है उसे बोलते हैं हम जेस्टेशनल डायबिटीज मलाइटस बिफोर प्रेगनेंसी मदर को शुगर डिटेक्ट नहीं होता है लेकिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सम कंडीशन की वजह से प्लासेंटा में जो हॉर्मोन्स है उसको रिलीज होने की वजह से क्या होता है शुगर का लेवल बढ़ जाता है जिसे हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से होती है और आर एच इनकम्पेबिलिटी क्या है कि जो मदर और जो बेबी है उस दोनों का जो अगर माता पॉजिटिव है और बेबी नेगेटिव है या तो बेबी पॉजिटिव है और माता नेगेटिव है तो यहाँ पे कंडीशन हो सकती है आर एच इनकम्पेबिलिटी इसे बोलते हैं तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि माता को पोलीहाइड्रोएमनियस होने का चांसेस रहते हैं ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे इन्फेक्शन लाइक अ टॉर्च torch means T for a toxoplasmosis or for other like syphilis and HIV infection, R for rubella, C for syphilis and
एंड साइटोप्लाज्मोसिस C4 एंड H फॉर हर्पिस सिम्प्लेक्स। ये इन्फेक्शन है जो इफेक्ट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मादा को, और बहुत सारे डिजीज कंडीशन प्रोड्यूस हो सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अभी पोलिगोहाइड्रोएमनियोस। तो टॉर्च भी एक कोज है पोलिगोहाइड्रोएमनियोस का, ठीक है। टॉर्च का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपके जो ईयर की एग्ज़ाम है, सब्जेक्ट रिलेटेड एग्ज़ाम है FON में और OBJ में, ये सब क्वेश्चन आते हैं। टॉर्च क्या है, उसका इन्फेक्शन कैसे लगता है, और टॉर्च का फुल फॉर्म क्या है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे मेटरनल कोज थे: डायबिटीज मलाइटस, RH इनकम्पेबिलिटी एंड इन्फेक्शन लाइक अ टॉर्च। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे फिटल कोजेस। कौन कौन से कोज है जो फिटस की वजह से, फिटस के कोज है जो इफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एबनॉर्मालिटी, मतलब जो गैस्ट्रिक जो ट्रैक है, GI जो ट्रैक है, वो प्रॉपरली ग्रो नहीं होती है और उसमें कोई एबनॉर्मालिटी आती है। यहाँ पे एक मैं डिजीज कंडीशन का नाम बोलती है जो रिलेटेड टू GI एबनॉर्मालिटी है, ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्चुला, TEF। अब ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्चुला में क्या होता है कि जो वो ट्रैकिया और इसोफेगस है, उसके बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन हमको देखने को मिलता है, और उसका 5 टाइप है। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल्स में डिस्कस करूंगी। उसमें क्या होता है, जो इसोफेगस है वो एबनॉर्मली कनेक्शन होती है ट्रेकिया से, ठीक है। तो ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है इन अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल GI ट्रैक की। न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मालिटी, कई सारी न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मालिटी की वजह से भी पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन हो सकती है, लाइक कंजेनाइटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इंट्राक्रेनियल हेमरेज। ये सब कंडीशन हो सकती है, जिसकी वजह से भी बेबी को ये कंडीशन है तो भी माता को क्या हो सकता है, पॉलीहाइड्रोएमनियस की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक डाउन सिंड्रोम, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर बेबी में ये सारे प्रॉब्लम अवेलेबल है तो भी माता को डिटेक्ट हो सकता है पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। अब ये क्या है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम? ये रेयर सिंड्रोम है, लेकिन मदर में देखने को मिलता है ड्यूरिंग द ट्विंस प्रेगनेंसी। माता को अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है तो क्या होता है, रेयर केस में होता है ये। जो प्लासेंटा है वो दो बेबी क्या करेंगे, शेयर करेंगे। एक प्लासेंटा में से ही दो बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, प्लासेंटा एक बेबी को ज़्यादा प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन, और जो है उसको नीड है वो, और दूसरे बेबी को एज कम्पेयर टू कम करेगा। इसकी अनइक्वल ट्रांसफर ऑफ द ब्लड फ्लो, इसे बोलते हैं ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, और ये ट्विंस प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, ठीक है। अंडरस्टैंड व्हाट इज अ ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स, तो रैपिडली इंक्रीज द एब्डोमिनल गर्थ। ऑब्वियस है एब्डोमिनल गर्थ आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। उसका रीज़न क्या है कि नॉर्मल से एमनियोटिक फ्लूइड गर्भ में ज़्यादा हो गया, यूट्रस में जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल है वो ज़्यादा हो गया है। इसकी वजह से आपको यूट्रस की एब्डोमिनल जो गर्थ है वो भी क्या दिखेगा, ज़्यादा दिखेगा। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ज़्यादा पानी गर्भ में होने की वजह से, यूट्रस में होने की वजह से क्या होगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, डिस्पनिया की कंडीशन प्रेजेंट होगी। प्रीटर्म कॉन्ट्रैक्शन, प्रीटर्म कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि ज़्यादा पानी होने की वजह से प्रीटर्मली कॉन्ट्रैक्शन वो स्टार्ट हो जाते हैं इन अ पॉलीहाइड्रोएमनियोस। डिस्कम्फर्ट ड्यू टू द एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डिस्कम्फर्ट फील होगा माता को। रीज़न क्या होगा कि बहुत सारा एमनोटिक फ्लूइड एब्डोमिनल में है, उसकी वजह से माता बहुत ही डिस्कम्फर्ट होगी, और डिस्कम्फर्ट उसका एब्डोमिनल होगा, इसकी वजह से माता भी डिस्कम्फर्ट फील करेगी इन अ पॉलीहाइड्रोएमनियोस, ठीक है।
फीटल माल प्रेजेंटेशन, पॉलीहाइड्रोएमनियो की कंडीशन में फीटल माल प्रेजेंटेशन की कंडीशन आ सकती है। माल प्रेजेंटेशन मीन्स लाइक यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि बेबी का हेड ना होके और कोई पार्ट प्रेजेंट होता है इन अ लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस, लाइक शोल्डर प्रेजेंटेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन, फुट प्रेजेंटेशन, फ्रैंक ब्रिज प्रेजेंटेशन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। नॉर्मली जो प्रेजेंटेशन है वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन हम बोलते हैं। यहाँ पे एबनॉर्मल या माल प्रेजेंटेशन होगा इन रीजन ऑफ द पॉलीहाइड्रोएमनियोस। ठीक है, अब हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि माता है उससे पॉलीहाइड्रोएमनियोस है, उसके लिए हम कौन कौन सी टेस्ट करेंगे, कैसे हम डिटेक्ट करेंगे एमनोटिक फ्लूइड एबनॉर्मली इंक्रीज हो गया है बॉडी में। तो आगे मैंने बताया कि जो एब्डोमिनल गर्थ है वो बढ़ जाएगा, उसकी साइज बढ़ जाएगी, उसकी वजह से भी हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। आगे मैंने स्टार्टिंग में दो टेस्ट दिखाई है आपको, AFIN, SDP, ठीक है ना। तो ये दोनों टेस्ट की वजह से भी हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एमनोटिक फ्लूइड नॉर्मल रेंज में है, ज़्यादा है और कम है। अगर कम है तो हम ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन बोल सकते हैं, जो प्रीवियसली मैंने अपनी चैनल पे पोस्ट किया हुआ है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ द AFI एंड SDP, AFI और SDP की मदद से आप जान सकते हैं एमनोटिक फ्लूइड की कंडीशन, एमनोटिक फ्लूइड ज़्यादा है, कम है और नॉर्मल है। असेस फिटल एनाटॉमी फॉर एनोमलीज, आप एमनोटिक फ्लूइड फिटल की मोमेंट चेक कर सकते हैं और उसमें एनोमली कोई एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है कि नहीं वो भी जान सकते हैं। अगर कोई एनोमली आपको डिटेक्ट हो सकती है तो भी हम जान सकते हैं कि एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है या नहीं। मैटरनल इवैल्यूएशन में हम क्या मतलब माता में हम क्या चेक करेंगे, तो ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट चेक करेंगे कि माता को जो डायबिटीज शुगर है या नहीं है। ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्रुप एंड एंटीबॉडी चेक करेंगे, ब्लड ग्रुप चेक करेंगे उसका और एंटीबॉडी स्क्रीनिंग करेंगे, जिसकी वजह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं माता और बेबी का जो ग्रुप है पॉजिटिव है और नेगेटिव है, RH इनकम्प्लीटी प्रेजेंट है और नहीं। नेक्स्ट हम फिटस में क्या इवेल्युएट करेंगे, जीनेटिक टेस्टिंग करेंगे और डॉपलर स्टडी फॉर अ ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन। हम डॉपलर स्टडी करेंगे जिसे हम देख सकते हैं ब्लड फ्लो कैसा है। और मैंने आपको बोला था ट्विन टू ट्विन प्रेगनेंसी में क्या होता है, वन प्लासेंटा से ही दोनों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है और ब्लड फ्लो प्रोवाइड होता है, तो एक को ज़्यादा होता है और एक को कम होता है। तो डॉपलर साउंड के द्वारा हम जान सकते हैं कि ट्विन टू ट्विन सिंड्रोम उसमें प्रेजेंट है या नहीं। एंड जेनेटिक टेस्टिंग भी कर सकते हैं हम लोग, जिसकी वजह से हमको पता लग सकता है बेबी में कोई क्रोमोसोमल जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है या नहीं है। ऐसे हम डायग्नोस कर सकते हैं इस कंडीशन को। नेक्स्ट यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन, पॉलीहाइड्रोएमनियोस में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आते हैं जो माता और बेबी को इफेक्ट करते हैं। तो मैटरनल में प्री टर्म लेबर, मतलब कि जो टाइम है उससे पहले ही लेबर की कंडीशन आ जाती है, डिलीवर हो जाता है बेबी, इसे बोलते हैं हम प्री टर्म लेबर। नेक्स्ट प्लासेंटल अब्रप्शन, प्लासेंटा वो अपनी जगह से मतलब जो भी कंजप्शन हुआ है उसका प्लासेंटा जो अटैच है, किससे अटैच होता है, एंडोमेट्रियम जो लेयर है यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर है उसे अटैच होता है, वो क्या हो जाएगा, डी अटैच होने का स्टार्ट हो जाएगा, उसे बोलते हैं प्लासेंटल अब्रप्शन। यूट्राइन रप्चर, ज़्यादा पानी होने की वजह से उसका प्रेशर बढ़ेगा, किस पे प्रेशर बढ़ेगा, यूट्रस पे, यूट्रस की वॉल है उस पे प्रेशर बढ़ेगा और वो स्ट्रेच होगी और रप्चर होने का भी चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है इन मदर ड्यूरिंग द पॉलीहाइड्रोएमनियोस। पोस्टपार्टम हेमरेज भी की कंडीशन भी हो सकती है। आफ्टर डिलीवरी एबनॉर्मल ब्लड रिलीज हो एबनॉर्मल ब्लड डिस्चार्ज होता है थ्रू द वजाइना, जिसे हम बोलते हैं पोस्टपार्टम
हेमरेज। फीटस में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, लाइक अ माल प्रेजेंटेशन, मैंने आगे आपको बताया, लाइक अ ब्रीच प्रेजेंटेशन, ठीक है। अम्बिलिकल कोर्ड प्रोलेप्स, अब इसमें क्या होता है, ये एक क्रिटिकल ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी कंडीशन है। अम्बिलिकल कोर्ड प्रोलेप्स रेयरली देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेशन है इन पॉलीहाइड्रोएमनियोस। जो अम्बिलिकल कोर्ड है वो बेबी के पहले या बेबी के साथ आती है, इसे बोलते हैं अम्बिलिकल कोर्ड प्रोलेप्स। और इसकी वजह से क्या होता है, जो कोर्ड है उसमें प्रोलेप्स हो जाता है, इसे बोलते हैं हम अम्बिलिकल कोर्ड प्रोलेप्स। और ये क्रिटिकल कंडीशन है इन ऑब्स्ट्रक्टिव स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ होने का भी चांसेस है। स्टिल बर्थ मीन्स इन प्रेगनेंसी 20 to 28 डे ऑफ द चेस्ट वीक बेबी का डेथ हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्टिल बर्थ, ठीक है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन है, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन एंड फिटल कॉम्प्लिकेशन। मैटरनल में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, ईयरली लेबर हो जाता है जिसे हम बोलते हैं प्रीटर्म लेबर। प्लासेंटा अब्रप्ट हो जाता है, अपनी जो जगह है वहाँ से वो क्या हो जाता है, जो अटैचमेंट है वो प्रॉपर नहीं रहता है, डी अटैच होने का स्टार्ट हो जाता है। प्लासेंटल अब्रप्शन, यूटेराइन रप्चर। क्यों यूट्रस रप्चर होता है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है फ्लूइड का, जिसकी वजह से जो यूट्रस है उसकी वॉल पे क्या आएगा, प्रेशर बढ़ेगा, और इसकी वजह से वो वॉल स्ट्रेच होगी और रप्चर होने का भी चांसेस रहते हैं। पोस्टपार्टम हेमरेज, आफ्टर डिलीवरी ज़्यादा ब्लड डिस्चार्ज होता है थ्रू द वजाइना। देन फिटस में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, तो माल प्रेजेंटेशन, अम्बिलिकल कोर्ड प्रोलेप्स एंड स्टिल बर्थ, ठीक है। अब हम इसे कैसे मैनेज करेंगे, फ्लूइड बढ़ गया है। मेन कंडीशन क्या है कि जो एमनोटिक फ्लूइड है उसका वॉल्यूम बढ़ गया है, और उसकी वजह से माता और बेबी दोनों को क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कन्वीनियंटली, मतलब कौन सा मैनेजमेंट हम कौन सा कोज हम पहले उसे ट्रीट करेंगे। तो जैसे जैसे हमें कोज फाइंड हो गए वैसे हम उसको मैनेजमेंट करेंगे। रेगुलर AFI मॉनिटरिंग, मतलब आप उसको रेगुलरली मॉनिटरिंग करेंगे। एमनोटिक फ्लूइड इंडेक्स मॉनिटरिंग करेंगे और चेक करेंगे कि उसका मेजरमेंट है वो 5 to 25 सेंटीमीटर के बीच में आ रहा है, उससे बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, माइल्ड बढ़ रहा है, मॉडरेट है और सीवियर है। तीन टाइप मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, ठीक है ना। तो उसका मेजरमेंट की आधार से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मदर को कौन सा टाइप है पॉलीहाइड्रोएमनियोज में। ट्रीट अंडरलाइनिंग मैटरनल कंडीशन, और जो आपको साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं वो आप ट्रीट करेंगे, ठीक है। मेडिकेशन में कौन सी मेडिकेशन हम यहाँ पे प्रिफर करेंगे, तो इंडोमिथाजिन है वो हम प्रिफर करेंगे। लेकिन यहाँ पे खास ध्यान रखना है, जो इंडोमिथाजिन है वो आफ्टर 32 वीक के बाद हम नहीं दे सकते, क्योंकि आफ्टर 32 वीक के बाद वो कॉन्ट्राइंडिकेट है। क्यों कॉन्ट्राइंडिकेट है, आफ्टर 32 वीक के बाद मदर को ये मेडिकेशन देने की वजह से हार्ट डिजीज की कंडीशन हो सकती है, इसलिए ये आफ्टर 32 वीक इसको नहीं दे सकते। और ये इंडोमिथाजिन क्या काम करता है, तो जो एमनोटिक फ्लूइड है उसे मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। इसलिए इसे दिया जाता है इन कंडीशन ऑफ द पॉलीहाइड्रोएमनियोस। इन्वेंसिव प्रोसीजर में कौन सी प्रोसीजर आती है, तो एमनियो रिडक्शन। एमनियो रिडक्शन मतलब क्या है, जो एमनोटिक फ्लूइड है उसका वॉल्यूम हम डिक्रीज करने का काम करेंगे, उसे बोलते हैं एमनियो रिडक्शन। कौन सी प्रोसीजर के द्वारा हम ये एमनोटिक फ्लूइड को डिक्रीज करेंगे, तो वाया एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस वन टाइप ऑफ द प्रोसीजर इन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। उसमें क्या करना होता है, जो निडल है उसे एब्डोमिनल वॉल थ्रू एंटर करेंगे, और वहाँ से जो एमनोटिक सेक है वहाँ तक जो निडल है उसे एंटर करेंगे, जो एमनोटिक फ्लूइड है उसे विड्रॉ करेंगे और मेंटेन करेंगे वॉल्यूम ऑफ द एमनोटिक फ्लूइड। ऐसे भी हम रिकवर कर सकते हैं इस कंडीशन को, कैसे, एमनियो रिडक्शन, और वो कैसे होगा, एमनियोसिंथेसिस की प्रोसीजर की वजह से। नेक्स्ट, डिलीवरी बेस्ड ऑन जेस्टेशनल एज एंड कॉम्प्लिकेशन। अगर
ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है माता और बेबी को, तो हम बेस्ड ऑन जेस्टेशनल एज और कंडीशन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन इन मदर एंड फिटस, तो हम क्या करेंगे, बेबी डिलीवर करवा देंगे, जिसकी वजह से माता और बेबी में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। ठीक है। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, अगर माता सफरिंग फ्रॉम द पॉलीहाइड्रोएमनियोस है तो मॉनिटर मैटरनल वाइटल साइन, मतलब कि हम माता का जो वाइटल साइन है वो मेजरमेंट करेंगे, टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, ठीक है, ये सारे मॉनिटर करेंगे हम। ऑब्जर्व अ फीटल हार्ट रेट, हम ऑब्जर्व करेंगे फीटल हार्ट रेट, वो डिस्ट्रेस नहीं है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग प्रेजेंट है या नहीं है, ये सब हम चेक करेंगे। एजुकेशन हम क्या देंगे उसे, रिकॉग्नाइज अ कॉम्प्लिकेशन, एग्जाम्पल डिक्रीज अ फिटल मोमेंट, हम माता को एजुकेट करेंगे, उसे बताएंगे अगर आपको फील होता है कि बेबी मूव नहीं कर रहा है, किक नहीं मार रहा है, तो वो डायरेक्टली विजिट करे टू द डॉक्टर। ठीक है, तो ये सारी हम एडवाइस दे सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं माता को रिलेटेड टू कंडीशन ऑफ द पॉलीहाइड्रोएमनियोस। एडरेंट टू फॉलो अप, और माता को बोलेंगे डॉक्टर ने जब भी दिखाने के लिए हॉस्पिटल को बोला है वो आए और मॉनिटर करके जाए। ठीक है। टेन सपोर्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट ड्यूरिंग दिस कंडीशन, क्योंकि माता क्या होती है, एंजियस होती है, ट्रेस में होती है, उसकी वो भी एक क्या हो सकता है, कोज हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इन प्रेगनेंसी, तो हम इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली मदर को क्या करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और एजुकेट करेंगे फैमिली को कि वो भी क्या करें, मदर की ज़्यादा से ज़्यादा केयर करे, उसे रेस्ट करने के लिए बोले, और जो भी डॉक्टर ने फॉलो अप करने के लिए किया है वो भी फॉलो अप करे। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे मैंने नर्सिंग मैनेजमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल असेसमेंट करेंगे, फिर एजुकेट करेंगे एंड सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे इस टॉपिक के रिलेटेड मैंने कुछ आईएमपी क्वेश्चन डाले हुए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 10 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंटियल बिटवीन द पॉलीहाइड्रोएमनियोस एंड ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। पॉलीहाइड्रोएमनियोस क्या है और ओलिगोहाइड्रोएमनियोस क्या है, उसके बीच का डिफरेंसेस है, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। दोनों ही एमनोटिक फ्लूइड के डिसऑर्डर की, एमनोटिक फ्लूइड वॉल्यूम का एबनॉर्मालिटी के वजह से ये दोनों होते हैं। तो ये यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज द polyhydramnios, what is the oligohydramnios, and different between the oligohydramnios and polyhydramnios. Compare risk associated with the mild versus severe polyhydramnios। तीन टाइप मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, थ्री टाइप है इन पॉलीहाइड्रोएमनियोस में। तो कौन सा सबसे ज़्यादा रिस्की है, माइल्ड और सीवियर। हाउ डज जेस्टेशनल डायबिटीज अल्टर पॉलीहाइड्रोएमनियोस इन मैनेजमेंट। अगर माता को पॉलीहाइड्रोएमनियोस में डिटेक्ट होता है डायबिटीज, तो आप कैसे उसे मैनेज करेंगे। Why is इंडोमिथाजिन कॉन्ट्राइंडिकेट आफ्टर द 32 वीक। क्यों हम आफ्टर 32 वीक के बाद इंडामिथाजिन मेडिकेशन है वो नहीं दे सकते। मैंने आपको लेक्चर में ही बताया कि आफ्टर 32 वीक हम इंडोमिथाजिन नहीं दे सकते, क्योंकि वो कॉन्ट्राइंडिकेट है। वो क्या प्रोड्यूस करता है, जो बेबी है उसमें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। इसकी वजह से हम आफ्टर 32 वीक के बाद इंडोमिथाजिन मेडिकेशन नहीं दे सकते। कॉन्ट्रास्ट केयर फॉर इंडोमिथाजिन पॉलीहाइड्रोएमनियोस वर्सेस फिटल एनोमलीज। हम यहाँ पे जो मैनेजमेंट कर रहे हैं इंडोमिथाजिन वर्सेस फिटल एनोमलीज, तो उसमें हम कौन कौन सी केयर प्रोवाइड करेंगे, ये यहाँ पे आप मेंशन किया हुआ है मैंने, वो भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पोटेंशियली मैटरनल एंड फिटल इम्पैक्ट ऑफ द अनट्रीटेड पॉलीहाइड्रोइम्यूस। अगर आप ट्रीट नहीं करते हैं तो उसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा माता और फीटस पे, जो मैंने मेंशन किया था कॉम्प्लिकेशन, वो सारे कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे आ सकते हैं मदर एंड फीटस में। रोल ऑफ द अल्ट्रासाउंड इन डायग्नोज एंड मॉनिटरिंग। क्यों हम अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग करते हैं इन प्रेगनेंसी,
ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लिंक बिटवीन द ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन एंड पॉलीहाइड्रोएमनियोस। ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन क्या है और पॉलीहाइड्रोएमनियोस क्या है, वो भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। हाउ डज पॉलीहाइड्रोएमनियोस इन्फ्लुएंस द फिटल पोजिशन। कैसे वो पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन है वो फिटल की पोजीशन को चेंज करती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी होने की वजह से बेबी को ज़्यादा क्या मिलता है, स्पेस मिलता है, और बेबी जल्दी से मूव होके उसका जो माल प्रेजेंटेशन है वो आ जाता है। ये भी एक कंडीशन हो सकती है। कैसे वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं। असेंशियल नर्सिंग स्टेप ड्यूरिंग द एमनियो रिडक्शन। कैसे कौन कौन से ऐसे असेंशियल स्टेप है जिसकी वजह से हम जो एमनोटिक फ्लूइड है वो घटा सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। एमनोसिंथेसिस के प्रोसीजर की मदद से हम एमनोटिक फ्लूइड है उसका वॉल्यूम हम डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। एंड ओलिगो पॉलीहाइड्रोएमनियस कंडीशन में अगर आपको कोई क्वेश्चन है और आपको कोई नेक्स्ट लेक्चर चाहिए किसी भी टॉपिक के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।